हेलो बच्चों, UP21 क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर तैयार हैं हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर और जानेंगे आगे की बात। इस समय जो चल रहा है क्लास हमारी वो मध्यकालीन भारत की चल रही है, यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग इस समय। और इसी श्रृंखला में एक नई वीडियो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा पिछली वीडियो में, देखो अगर तुम लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखो, तभी कामयाब रहोगे। देखो पीछे हमने पढ़ा भारत पर मुस्लिम आक्रमण और उसके साथ साथ महमूद गजनवी का आक्रमण, ठीक है, तो जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा। और उसमें भी हमने पढ़ा सोमनाथ का आक्रमण, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रही है ना। और आज फिर एक तैयार है हम लोग एक नए शासक के साथ में, और वो शासक है हमारा मोहम्मद गौरी। कौन सा? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद गौरी के नाम की। किसकी? मोहम्मद गौरी के नाम की बात करते हैं। नाम की बात की जाए तो इसका एक नाम था सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या था? सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और दूसरा नाम भी मिलता है मुजाहिद्दीन अल दिन मोहम्मद। क्या नाम मिलता है? मुजाहिद अल दिन मोहम्मद। तो ये दो नाम मिलते हैं, पहला सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पूरा नाम, या दूसरा मिलता है मुजाहिद अल दिन मोहम्मद मिलता है। बात करते हैं सबसे पहले जन्म की, यानी मोहम्मद गौरी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका जन्म जो हुआ वो गौर साम्राज्य में हुआ, गौर नामक जगह पर हुआ। और ये हुआ था 1149 ईस्वी को। कब? 1149 ईस्वी को मोहम्मद गौरी का जन्म हुआ गौर प्रांत में, गौर जगह पर जो पड़ती है अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ती है? अफगानिस्तान में। मृत्यु की बात करते हैं तो इसकी मृत्यु हुई 15 मार्च 1206 को। कब? 15 मार्च 1206 को झेलम में। झेलम वाला वो क्षेत्र जो किस में पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। किस में पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। क्योंकि पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, भारत ही था। लेकिन अगर उस क्षेत्र की बात करें तो आज की तुलना में वो क्षेत्र जो है पाकिस्तान में आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद गौरी के जीवन परिचय हुआ, इसके आगे चलते हैं। जीवन परिचय देखो, मोहम्मद गौरी एक काफी प्रतिभा वाली शासक था, ये बात तो माननी पड़ेगी, है ना। क्योंकि इसके तुम्हें आक्रमणों से, कर्मों से पता चल जाएगा वास्तव में इसमें क्वालिटी थी। सबसे पहले मोहम्मद गौरी की चर्चा परिचर्चा। देखो ये वंश की बात करें तो ये संसवानी वंश का था। कौन से वंश का? संसवानी वंश का था, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई। इसका उद्देश्य अधिकतर राज्यों का जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए उनके मैंने बताया कि दो ही उद्देश्य थे। पहला इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, और दूसरा धन संपदा को इकट्ठा करना, यानी कि जो पैसा है भारत का उसको लूटना और लूट करके अपने राज्य में ले जाना, अपने राज्य की तरक्की करना। अच्छा देखो, लूटने की जरूरत क्या पड़ी? ऐसे तो कोई देगा नहीं भैया। जब ऐसे नहीं देगा तो मंडी से आती है लूटने की। लूटने के अगर युद्ध में जीते तो लूटने को मिलेगा ही मिलेगा। जब लूटने को मिलता था तो लोग क्या करते थे कि उससे साम्राज्य वृद्धि होती थी। हम पे पैसा होगा तभी तो हम सेना रख पाएंगे, तभी तो हम अपने क्षेत्र की प्रगति कर पाएंगे। और इसीलिए लोग आक्रमण एक दूसरे से करते थे। पैसा खत्म, चलो अब दूसरी जगह से कहीं इंतजाम करते हैं लूटने का। तो जैसे लूटा वैसे दोबारा से पैसा आया और फिर युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि तो हथियार चाहिए, सैनिक चाहिए, सब व्यवस्थाएं चाहिए, तो पैसे से होंगी पूरी कहीं ना कहीं। इसलिए जो है लूटपाट का कार्यक्रम चलता रहता था। लेकिन मुख्य उद्देश्य दो ही बताए थे मैंने मुस्लिम शासकों के। पहला था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, दूसरा था धन संपदा को, भारत की धन संपदा को, मंदिरों को लूटना। तो इसका भी सेम ही उद्देश्य रहा कि भारत पर मुस्लिम राज्य की स्थापना करे। क्या उद्देश्य रहा? भारत पर मुस्लिम राज्य की क्या करे? स्थापना करे। इसकी बात करते हैं तो एक गोमल दर्रा होते हुए, कहाँ? गोमल दर्रा होते हुए डेरा इस्माइल खां पहुंचा। सबसे पहले अगर भारत की बात की जाए तो एक गोमल दर्रा होते हुए कहाँ पहुंचा? डेरा इस्माइल खां में पहुंचा। आगे बात करते हैं भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण की। कब? भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण की 1175 की बात है, और इसने भारत पर पहला आक्रमण किया। जगह थी मुल्तान और बना मुल्तान का सुल्तान, है ना। तो 1175 में इसका पहला भारत पर आक्रमण हुआ, मुल्तान पर किया गया। दूसरे की बात करें आगे आक्रमण की, तो अगला आक्रमण किया इसने गुजरात के शासक भीम द्वितीय के समय। किसके समय? भीम द्वितीय के समय। और ये इसकी भारत में पहली पराजय थी, ठीक है। भारत में क्या थी? पहली पराजय थी, यानी कि भीम द्वितीय से ये जो है हार गया था। भीम द्वितीय तो इस समय छोटे थे, इनकी माँ जो है इस समय जो है शासन कर रही थी, विधवा थी,
ठीक है, इसलिए शासन कर रही थी। लेकिन फिलहाल जो है शासन काल की बात करें तो भीम द्वितीय का ही शासन काल चल रहा था, अब अल्पवयस्क थे वो लोग, ठीक है। तो भीम द्वितीय के समय में ये क्या हुआ, भीम द्वितीय के शासन काल में ये पराजित हुआ और गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी, ठीक है। ये गौरी क्या थी, भारत में प्रथम पराजय थी और बड़ी पराजय थी, ठीक है। यानी अच्छा खासा जो है गौरी को इसमें क्या हुआ, नुकसान। आगे बात करते हैं, इसके बाद आक्रमण किया गया 1179 ईस्वी में पेशावर में। कहां पर, पेशावर में। और यहाँ शासन कर रहा था मलिक खुसरो। कौन शासन कर रहा था, मलिक खुसरो शासन कर रहा था, मलिक खुसरो। उसके बाद इन्होंने दोबारा से किया 85 में, 1185 में एक जगह पड़ती है सियालकोट। कौन सी, सियालकोट। और यहाँ पर भी कौन शासन कर रहा था, मलिक खुसरो। दोनों ही जगह अगर विजय की बात की जाए तो विजय हाथ लगी गौरी के लिए। किसके लिए, गौरी के लिए, ठीक है। विजय किसके हाथ लगी, गौरी के हाथ में विजय लगी। आगे बात करते हैं, 1186 में पुनः आक्रमण किया गया लाहौर पर। और यहाँ पे शासन किसका है, मलिक खुसरो का। किसका, मलिक खुसरो का। लेकिन गौरी के भारत में जो सबसे प्रमुख आक्रमण रहा वो रहे तराइन के, ठीक है। कौन सा युद्ध रहा, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध सबसे ज्यादा प्रमुख है और हमारे देश के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। कारण बहुत सारे हैं, ठीक है। इस समय एक चौहान वंश के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अपने आप में बड़ा प्रतिभा के धनी थे और कहीं ना कहीं जो है इस समय उनका नाम चल रहा था, बड़े शासक कर रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ एक युद्ध हुआ जिसको हम सब लोग जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। समय की बात करें तो ये युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। कब, 1191 ईस्वी में। स्थान की बात करें, युद्ध की जगह की बात करें तो हमारे एक जगह पड़ती है भटिंडा और भटिंडा की जगह निकट पड़ता है तराइन, ठीक है। और इस तराइन वाले क्षेत्र में हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है तराइन के मैदान का प्रथम युद्ध या तराइन का प्रथम युद्ध। किस किस के बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ। किस किस के, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। विजय हुए पृथ्वीराज चौहान। कौन विजय हुए, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन उसके बाद स्थितियां कुछ ना कुछ विपरीत होती चली गई पृथ्वीराज चौहान के। और इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसको हम सब लोग किस नाम से जानते हैं, तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। बिल्कुल एक साल बाद 1192 ईस्वी में। कब, 1192 ईस्वी में, सेम जगह पर तराइन के मैदान में ही। इसमें जो है तख्ता पलट गया, बाजी पलट गई और कहीं ना कहीं ये बाजी पूरे भारत के लिए पलटी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें विजय हुई मोहम्मद गौरी की। किसकी, मोहम्मद गौरी की। जब गौरी की विजय हुई तो इसने एक नींव रखी मुस्लिम साम्राज्य की। किसकी, मुस्लिम साम्राज्य की। और भारत में क्या प्रारंभ हुआ, भारत में प्रारंभ हुई मुस्लिम सत्ता। क्या प्रारंभ हुई, मुस्लिम सत्ता भारत में प्रारंभ हुई। आगे बढ़ते हैं, 1193 ने फिर इसमें दिल्ली पर आक्रमण किया। कहां पर, दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर क्या कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया। क्या कर लिया, दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद इन्होंने आक्रमण किया 1194 में चंदावर के युद्ध के नाम से। किसके, चंदावर का युद्ध किया। और ये युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। सेनापति की बात करें तो इस समय गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक इस समय गौरी का सेनापति हुआ करता था। विजय की बात करें तो मोहम्मद गौरी की क्या हुई, इसमें विजय हुई। किसकी विजय हुई, मोहम्मद गौरी की इसमें विजय हुई। आगे बढ़ते हैं, 1195-96 के लगभग बयाना में इसने आक्रमण किया और बयाना में भी किसको विजय मिली, गौरी को विजय मिली। किसको मिली, गौरी को विजय मिली। बयाना जो है वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बाउंड्री के पास में लगता है ना। तो यहाँ पर भी इसको विजय हुई। 1196 में इसने ग्वालियर पर आक्रमण किया और ग्वालियर पर आक्रमण करके यहाँ पर भी क्या प्राप्त करी, इसने विजय प्राप्त करी। 1196 में ही प्राचीन संस्कृत विद्यालय था एक, जिसको हम सब लोग जानते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा,
उस 2.5 दिन के झोपड़े को बनवाना प्रारंभ करा। क्या करा? बनवाना प्रारंभ करा। ये दिख रहा होगा तुम्हारे लिए, ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो बताया जाता है प्राचीन समय में क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था। क्या था? एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। देखो अब बात यह है, क्या वास्तव में 2.5 दिन का झोपड़ा एक हिंदू इमारत है? भाई बनवाने का श्रेय बताया जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम हो जाता है, लेकिन ये माना जाता है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो हिंदू इमारत है। क्यों ऐसा माना गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा हिंदू इमारत है, या कह सकते हैं एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था? देखो उसके बहुत सारे कारण हैं। यहाँ से कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो बिल्कुल क्लियर ये बताते हैं कि ये सिर्फ हिंदू परंपरा के अनुसार है। किसके अनुसार है? हिंदू परंपरा के अनुसार है। और जब बनवाया मुस्लिमों के द्वारा गया, और मुस्लिमों का तो एक ही उद्देश्य था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, और जब उन्हें इस्लाम धर्म का ही प्रचार करना था तो हिंदू संस्कृति को क्या कर रहे हैं, है ना? तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो इसीलिए माना है क्योंकि अभी भी उसी दीवारों पर बहुत सारे ऐसे श्लोक और मंत्र लिखे हुए हैं जो संस्कृत में लिखे हुए हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं जो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के लिए प्रमाणित हैं, या कह सकते हैं हिंदू मंत्रों के लिए, हिंदू वास्तुकला में उपयोग किए जाते थे, वरना किसी मुस्लिम कला में इसका उपयोग नहीं किया जाता। देखो कुछ उदाहरण से दिखाता हूँ तुम्हारे लिए। ये दिख रहे होंगे तुम्हें स्वास्तिक बने हुए। क्या बने हुए? स्वास्तिक बना हुआ दिख रहा है। और ये स्वास्तिक कौन सी परंपरा में बनाया जाता है? सिर्फ हिंदू परंपरा में। किसमें? सिर्फ हिंदू परंपरा में। और इसी कारण से इनको क्या माना गया है? इनको माना गया है हिंदू वास्तुकला का डिजाइन माना गया है। ऐसे इधर आते हैं, देखो कुछ देवी देवताओं की फोटो बनी हुई है तुम्हारे, है ना? देवी देवताओं को नृत्य करते हुए, जैसे कृष्ण जी की फोटो नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं इसमें कृष्ण जी। तो इस तरीके से जो है ये देवी देवताओं की मूर्तियां होना ये प्रमाणित करती हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये क्या है? एक हिंदू इमारत है। क्या है? एक हिंदू इमारत है। ठीक है। चित्र की बात करें तो ये पूरा प्रांगण जो है 2.5 दिन के झोपड़े का है। ये पूरा यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना हुआ है। ठीक है। बिल्कुल इमारत थोड़ी बहुत बात करी जाए तो ये बाहर की जो कल्चर है, इस वजह से हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि किससे संबंधित हो सकता है? मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित हो सकता है। लेकिन देखोगे तो ये प्राचीन वाली जो दीवारें हैं जो अब खस चुकी हैं, टूट चुकी हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू परंपरा के अनुसार दिखाई देती हैं। क्या करती हैं? हिंदू परंपरा के अनुसार दिखाई देती हैं। इसीलिए बार बार ये माना जाता है कि ये क्या है? ये जो है एक संस्कृत विद्यालय था, कह सकते हैं हिंदू परंपरा के अनुसार बना हुआ स्ट्रक्चर है। देखो इस तरीके की डिजाइन है वो हमेशा जो है हिंदू वास्तुकला का उदाहरण है। किसका? हिंदू वास्तुकला का उदाहरण है। और इसीलिए इसको हिंदू वास्तुकला या संस्कृत विद्यालय माना जाता है। देखो ये देखोगे तो एक जो है मूर्ति बनी हुई है, बहुत सारी मूर्तियां इन पत्थरों पर, डिजाइनों पर, स्तंभों पर बनी हुई हैं। इसी कारण इनको क्या माना जाता है? हिंदू वास्तुकला का एक उदाहरण माना जाता है। लेकिन इसकी वास्तव बनाने का श्रेय बताएं तो किसको जाता है? तो जाता है महमूद गजनवी के लिए। बात करते हैं इसकी मृत्यु गौरी के लिए। बात करते हैं मृत्यु की तो 1205 में इसने एक युद्ध लड़ा खोखरों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? खोखरों के विरुद्ध। और तभी से खोखर जो है इसके विरुद्ध हो गए। और घटना है 15 मार्च की, क्योंकि 15 मार्च 1206 की। 15 मार्च 1206 को ये नमाज पढ़ रहा था। क्या कर रहा था? नमाज पढ़ रहा था। और जगह थी दमिया। कहाँ पर? दमिया नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी क्या कर रहा था? एक दिन नमाज पढ़ रहा था। तभी अचानक से खोखर जाति के कुछ लोगों ने, किसने? खोखर जाति के कुछ लोगों ने अचानक से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में गौरी की मारा गया। क्या हुआ? इस आक्रमण में गौरी मारा गया और गौरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और यहीं पर गौरी का साम्राज्य क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन गौरी जो है अपना उत्तराधिकारी बना के गया इस पूरे साम्राज्य को बनाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। उसके बारे में आगे बढ़ते हैं।